क्या भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं? क्या यहाँ माइनॉरिटीज को पूरी आजादी नहीं? क्या भारत मुसलमानों के प्रति इंटॉलरेंट रवैया रखता है? पिछले कुछ सालों से लगातार वेस्टर्न मीडिया द्वारा भारत को इस्लामोफोबिक स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट करने की कवायद सी हो रही है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी विद ऋचा अनिरुद्ध। आज आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रही हूं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के नाम और स्वाभिमान से जुड़ा है। कुछ देश भारत जैसे सहिष्णु देश पर असहिष्णुता का आरोप लगाते हैं, और ये वही देश हैं जो अपने गिरेबान में झांकना शायद भूल चुके हैं। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों की पूरी सच्चाई आज आपके सामने सिलसिलेवार रखूंगी। शुरुआत स्वीडन से। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन में 59% मुस्लिम सेंटर्स या मस्जिदें किसी न किसी तोड़फोड़ की चपेट में आई हैं। जिस स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाया गया, जिस स्वीडन के माल्मो शहर में मुसलमानों और रूढ़िवादी ईसाइयों की 20 कब्रों तक को तोड़ दिया गया, वो स्वीडन भारत पर इंटॉलरेंट यानी असहिष्णु होने का आरोप लगाता है। सुनकर हंसी आती है। स्वीडन का इंस्टीट्यूट, जिसका काम है निष्पक्ष होकर डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करना, वो भारत को 108 में पायदान पर रखता है और सब चुप रहते हैं। कोई इस रैंकिंग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल क्यों नहीं उठाता? अभी कुछ दिन पहले पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी अपने विचार प्रकट किए। उनका मानना था कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, वरना देश का लोकतांत्रिक ढांचा बिखर सकता है। ये वही 2009 के नोबेल प्राइज विनर बराक ओबामा हैं, जिन्होंने 2014 में सीरिया पर बॉम्बिंग की। 2016 में इनके द्वारा गिराए गए 26,000 बमों ने दुनिया भर में न जाने कितने ही मासूम नागरिकों की जान ले ली। ओबामा सरकार ने सीरिया में आर्टिफिशियल सत्ता पलट को अंजाम दिया, जिसमें 5 लाख लोग मारे गए और 1,14,00,000 लोग बेघर हुए। 2007 से 2016 तक अमेरिका ने बॉम्बिंग और अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते हर साल औसतन 582 आम नागरिकों की जान ली। खुद ओबामा ने अपने साथियों से कहा कि लगता है मैं लोगों को मारने में काफी अच्छा हूं। मुझे नहीं पता था इसमें मुझे महारत हासिल होगी। जब ऐसे लोग मुसलमानों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो हैरानी होती है। लगता है जैसे सरेआम खिल्ली उड़ा रहे हैं। बात फ्रांस की। फ्रांस वो पहला देश है जिसने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया और 2010 में विधेयक पास कर सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा छिपाने पर रोक लगाई। भारत ने तो हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया। बुर्किनी स्विमसूट को पहनने पर पाबंदी फ्रांस ने लगाई, हमने तो नहीं लगाई। यहाँ तो बुर्का भी पहनती हैं औरतें और बुर्किनी भी। फ्रांस ने तो अपने खिलाड़ियों तक को नहीं छोड़ा। हाल ही में फ्रांस में फुटबॉल में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। फ्रांस को ये विदेशी ताकतें इस्लामोफोबिक क्यों नहीं कह रही? ये नहीं हुआ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन? साफ साफ दिखता है कि ये विदेशी ताकतों की दादागिरी है, भारत को बदनाम करने की, यहाँ के अमन पर, एकता पर चोट करने की। अब बात डेनमार्क की, जहां मस्जिदों में लगातार दंगों की घटनाएं हुई हैं, जहां 2017 में एक मस्जिद में तोड़फोड़ हुई, जहां जनवरी 2021 में आबिंद्रा मस्जिद की दीवारों पर कुरान का अपमान किया गया, जहां 2023 में एक नेता ने खुद एक मस्जिद के आगे कुरान को जला दिया। उस देश को इस्लामोफोबिक कैटेगरी में नहीं रखा जाता। जो अपने अंदर इस धार्मिक उन्माद को संभाल नहीं पा रहा है, उसे इंटॉलरेंट नहीं कहा जाएगा। बस भारत पर छींटाकशी की जाएगी, तोहमतें लगाई जाएंगी, चाहे बातों में सच्चाई हो या ना हो। ये है इनका दोगलापन। अब जरा सोचिए, भारत में तकरीबन 140 करोड़ लोग एक साथ रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 20 करोड़ आबादी मुस्लिम्स की है। क्या ये एक इस्लामोफोबिक स्टेट में हो सकता है? क्या इस देश में हर रोज दंगे फसाद हो रहे हैं? भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने कितनी ही कम्युनिटीज एक साथ रहती आई हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या ये संभव था? अगर यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, सिर्फ कम्युनल वायलेंस होती, तो भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनकर कैसे उभर पाता? इतने देश आते हैं यहाँ निवेश करने। दमनकारी नीतियां होती तो इतने बड़े देश में ग्रोथ रेट इतना बढ़ता, उद्योग तरक्की कर पाते, टूरिज्म फलता फूलता। बीते कुछ सालों में भारत का विकास और हमारी अमन और शांति दो टूक जवाब है इन विदेशी ताकतों के दोगलेपन को। भारत विविधता में एकता को समेटने वाला देश कहलाता है। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानकर चलने वाली वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात करते हैं। हम अपने देश के मुस्लिमों से भेदभाव क्यों करेंगे?
हम अपने ही परिवार में बंटवारे वाली बात क्यों करेंगे? भारत के ऊपर उंगली उठाने से पहले इन देशों को अपनी ओर देखना चाहिए, जहां 3 उंगलियां खुद इनकी इस्लामोफोबिक सोच की ओर इशारा करती हैं। दरअसल ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे बढ़ते कदम कई बड़ी ताकतों के सिंहासन हिला सकते हैं, उनकी रैंकिंग्स को नीचे ला सकते हैं। इसलिए वो वहां चोट कर रहे हैं जो सबसे नाजुक है, हमारी डेमोक्रेसी, जो भारत का गर्व भी है और ताकत भी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर ये वेस्टर्न देश जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें जरूरत है उसके प्रति सजग रहने की, उसे मुंह तोड़ जवाब देने की। खुद ही सोचिए, सदियों से विभिन्न धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला भारत, जिसकी मिट्टी के हर कण में धर्मनिरपेक्षता है, जिसकी फिजाओं में गीता और कुरान एक साथ गूंजते हैं, जहां फूल वालों की सैर का मेला लगता है, जहां हर तरफ गंगा जमुनी तहजीब है। इंटॉलरेंस तो हमारे संस्कारों में ही नहीं है, इस देश के डीएनए में ही नहीं है। आज हमारा भारत सबको साथ लेकर एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। साफ है, कुछ विदेशी ताकतों को भारत का ये उभरता कद देखकर घबराहट हो रही है। अब उनकी घबराहट से भारत अपनी संस्कृति और मूल्यों को तो नहीं भूल सकता, और ना ही अब भारत के बढ़ते कदम रुकेंगे। मैं इकबाल की बेहद खूबसूरत पंक्तियों के साथ यह विमर्श समाप्त करूंगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें realstory@newindiajunction.in पर ईमेल कर सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। तो फिर एक बार ऐसे ही किसी अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ वापस लौटूंगी, रियल स्टोरी विद ऋचा अनिरुद्ध में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होगी।